नमस्कार सभी को। क्या है नया कृषि कानून 2020, न्यू फार्म एक्ट 2020। हम सब लास्ट 7-8 महीने से किसान बिल, किसान कानून के बारे में सुन रहे हैं और अराउंड 100 दिन से ज़्यादा हो गए किसान आंदोलन के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन लगभग 90% से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि मसला क्या है। बहुत से की डिटेल्स आज आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको किसानों की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो शेयर करूंगा, वो बताऊंगा जो पूरे भारत में है और आज तक उसे सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया गया, ये एक्ट किन कारणों से आया, इसके क्या फायदे सोचे गए हैं, किसने क्या सजेस्ट किया, करंट भारत सरकार ने ये बिल क्यों लाया, लाने के पहले उन्होंने क्या किया, इसका क्या फायदा सोचा गया है, विरोध क्यों है, आंदोलन क्यों हो रहा है, उनका डर क्या है, क्या नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हर एक बिल को डिटेल में समझते हैं, वन बाय वन। 2017 में सरकार ने मॉडल फार्मिंग एक्ट बनाया। एग्रीकल्चर की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उन्होंने देखा कि बहुत से राज्य यानी बहुत से स्टेट्स ने ये जो नए रिफॉर्म्स है उन्हें लागू नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया। तो जून 2020 के फर्स्ट वीक में भारत सरकार 3 नया अध्यादेश लेकर आई, यानी ऑर्डिनेंस लाए गए, जिसे पहले लोकसभा में और बाद में 22 सितंबर 2020 को अपर हाउस यानी राज्यसभा में पास करा लिया गया और फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद बन गया कानून एक्ट। फर्स्ट कानून, पहला कानून, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। अब सरकार का कहना है वो फार्मर के उपज को सेल करने के लिए उनके ऑप्शंस बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें विकल्प देना चाहते हैं, नए नए तरीके, और किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं अच्छे और ऊंचे दामों पर। किसान अब डायरेक्टली पूरे भारत में कहीं भी किसी मल्टी रिटेल ब्रांड, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज या कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल कर सकता है। पहले भी लोग अपने फसल को दूसरे राज्य में सेल करते थे, उसके लिए उनको स्टेट टैक्स भरना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स भरना पड़ता था। अब नहीं भरना पड़ेगा, आउट ऑफ एपीएमसी डील हुआ। तो इस पूरे मसले को अच्छे से समझने के लिए हमें शॉर्ट में कुछ बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, कुछ पास्ट को समझना पड़ेगा। ये समझना होगा कि इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में 86% से ज़्यादा किसान छोटा किसान है, मतलब जो लैंड होल्डिंग है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की है। बहुत कम जमीन है उनके पास, तो उत्पादन भी बहुत कम होता है। जमींदारी सिस्टम जो थी वो इंडिपेंडेंस के बाद खत्म कर दी गई, छोटे छोटे हिस्से में सभी जमीन बांट दी गई थी। अब किसान को खेती करने के लिए पैसे की ज़रूरत लगती थी, तो साहूकार से, व्यापारियों से ये लोन लेते थे और खेती करते थे। बहुत इंटरेस्ट लेते थे ये व्यापारी लोग, और यही व्यापारी और साहूकार पूरे मार्केट को भी मैनेज करते थे। किसान उनके पास अपनी फसल को बेचने जाता तो वो बहुत कम दाम देते उनके फसल का। किसानों की हालत खराब थी, कर्ज में दबे रहते थे। किसान खेती करने के लिए सारी चीज़ें, चाहे वो बीज हो, पेस्टिसाइड्स हो, जो भी चीज़ें लेते थे वो सब मार्केट रेट से खरीदते थे। लेकिन जब बेचने जाते तो बेचते वक्त तो उन्हें होलसेल प्राइस से ही उसको सेल करना पड़ता था। फसल से फायदा नहीं मिल पाता था, किसानों को उनके फसल का सही प्राइस, सही दाम नहीं मिलता था। अब सोचिए कि ये सही प्राइस, ये सही दाम है क्या, कौन तय करेगा? हु विल डिसाइड व्हाट इज द करेक्ट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस? 1960 में जब हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस किया जा सके और सब तक पहुंच सके और कोई कुपोषित ना रहे, उस समय स्टार्ट हुई मंडी, और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया एक कमेटी, कृषि उपज विपणन समिति कानून, यानी एपीएमसी, कृषि उपज बाजार समिति, एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़े होलसेलर और रिटेलर द्वारा किसानों का शोषण ना हो और प्राइस भी हिसाब से रहे। इन समितियों का पर्पस है बाजार की अनिश्चितताओं से किसानों को बचाना। लेट्स अंडरस्टैंड कि एपीएमसी है क्या और इसका क्या काम है, किसान का और एपीएमसी का क्या रिलेशन, आपस में इनका क्या रिश्ता है, क्या लेन देन है। सरकार द्वारा यह एक्ट बनाया गया कि किसान अपना फसल एपीएमसी मार्केट में बेचे। किसान अपना कोई भी प्रोड्यूस 400 किलो से ज़्यादा होगा तो एपीएमसी के अलावा बाहर कहीं भी सेल नहीं कर सकता है, और अगर कोई ऐसी डील होती भी है तो एपीएमसी का अलग से परसेंटेज कैलकुलेट करके ही होगा। फाइनल कंज्यूमर तक प्रोड्यूस जाने के सारे रास्ते अब एपीएमसी होके ही जाते हैं। कंज्यूमर तक जाने का जो प्रोसेस है वो सब एपीएमसी के अंडर में ही आता है।
लाइक संग्रहण एवं भंडारण, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज, परीक्षीकरण, प्रोसेसिंग, श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, एकत्रीकरण, कलेक्शन, ये सब एपीएमसी के अंडर में आता है। यानी आज़ादी के बाद जो संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम था, जो साहूकार और व्यापारियों के पास था, वो अब एपीएमसी के अंडर में आ गया है। अब चाहे मॉल ओनर हो, होलसेल ट्रेडर हो, रिटेल ट्रेडर हो, जिससे भी माल खरीदना होगा, किसी को भी परमिशन नहीं कि वो डायरेक्टली फार्मर से खरीद सके। फार्मर एपीएमसी में सेल करेगा और बड़े रिटेलर जो है वो एपीएमसी से खरीदेंगे। अब एपीएमसी में खरीदेगा कौन? इसके लिए आए कमीशन एजेंट। ये आरतियाज, ये कमीशन एजेंट्स, ये किसान से प्रोड्यूस खरीदते हैं और बाकी के भारत में इनके पास से ही खरीदी होती है। ये नियम बना दिया गया, कानून बन गया था। एपीएमसी कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के अंडर में आता है एपीएमसी। किसान जो भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उगाते हैं, उनकी सेलिंग ये एपीएमसी ही रेगुलेट करती है, ध्यान रखती है। नियम ये बना कि किसान अपने फसल को एपीएमसी में लेकर जाएंगे, वहाँ इनके प्रोड्यूस को खरीदने के लिए ऑक्शन होगा, बोली लगेगी, प्राइस की बोली लगाएंगे। जो कमीशन एजेंट ज़्यादा प्राइस कोट करेगा, किसान उसे अपनी उपज सेल कर देगा, बेच देगा। इसके लिए ट्रेडर्स को यानी कमीशन एजेंट्स को लाइसेंस मिलेगा, जगह मिलेगी। मंडी में कुछ भी बेचने के लिए टैक्स लगता है, ट्रेडर्स को रजिस्टर होना पड़ता है। फार्मर को ये अच्छा ऑप्शन था पहले के मुकाबले। यहाँ फार्मर जब भी अपने फसल को लेके आते तो यहाँ बोली लगती, कोई 1500, कोई 2000, कोई 2500 का रेट देने रेडी हो जाता था क्विंटल का, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्रॉप, क्या फसल वो बेच रहे हैं। जो ज़्यादा रेट देता उसे प्रोड्यूस बेच दिया जाता था। कुछ समय के बाद ये ट्रेडर्स ने मिलकर डिसाइड किया, क्यों ना हम सब एक ही रेट कोट करें, इससे कम से कम हमारा नुकसान तो नहीं होगा, जो कि ये नियम का उल्लंघन था और किसानों का शोषण भी इन कमीशन एजेंट्स के मिलीभगत के द्वारा। पूरे भारत में 7000 के नियर अबाउट मंडी है, जिसमें से बड़ी ऑर्गेनाइज जो मंडी है वो लगभग 24-2500 ही है। बाकी के जितने भी हैं वो सब मार्केट यार्ड्स हैं। अब पूरे देश में जो फसल उगती है उसका कितना हिस्सा इन मंडियों में बिकता है, इसका कोई पुख्ता डेटा किसी के पास नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि पूरे देश में जितनी भी फसल होती है उसका 50% भी इन एपीएमसी मार्केट्स में नहीं बिकता है। छोटा किसान मंडी तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैनेज नहीं कर सकता है। छोटा किसान अनलाइसेंस ट्रेडर्स को किसी भी प्राइस में अपने प्रोड्यूस को सेल कर देता है। अब अच्छा रेट नहीं मिलता, नुकसान होता है, तो 10 में से 5 किसान किसानी छोड़ने के बारे में सोचने लग जाता है। एक्चुअली मार्केट में अच्छे बायर्स की ज़रूरत है, जो किसानों को उनके फसल का सही दाम, सही कीमत दे सकें। नए बिल के हिसाब से आप अपना प्रोड्यूस किसी भी दूसरे स्टेट में सेल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्य की मंडी में नहीं। दूसरे राज्य की मंडी में सेल करने के लिए आपको उस स्टेट का परमिशन लेना पड़ेगा। बाहर यही सेल करने पे परमिशन नहीं लगेगा, लेकिन उसमें फ़ायदा फार्मर्स का ही है, क्योंकि मंडी में जो टैक्स लगता है वो ट्रेडर्स इन फार्मर से ही वसूल करते हैं। हम अगर एग्जांपल ले पंजाब का, तो वहाँ मार्केट टैक्स जो चार्ज होता है वो है 8.5%, 8.5%, 3% मार्केट फीस, 3% रूरल डेवलपमेंट फीस एंड 2.5% कमीशन एजेंट का। हरियाणा में ये 6.5% है, लेकिन ये पे करता है फाइनली किसान, फार्मर। एज पर न्यू लॉ, जिसके पास पैन कार्ड है वो मंडी के बाहर भी ट्रेडर बन सकता है, जो कि मंडी में ट्रेडर बनने के लिए बड़े नियम कानून है, बहुत सारा कायदा है, उनको सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ता है। अब एपीएमसी में रूल है कि किसान को तुरंत पेमेंट देना है, या मैक्सिमम उनको जो टाइम मिलता है वो है 3 दिन का, पहले 1 दिन का मिलता था। मतलब कमीशन एजेंट को फार्मर को पेमेंट देना है विदिन 3 डेज। अब बाहर का नियम देखिए, बाहर 2 नियम बने हैं। अगर मंडी के बाहर कोई ट्रेड हुआ और अगर किसी ने उसे खरीद के रॉ में ही सेल कर दिया, तो उसको तो तुरंत पेमेंट देना है, या मैक्सिमम 3 दिन का उसको टाइम मिलता है। ज़्यादा करके फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन से ये डीलिंग होती है। अब यही अगर ये एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बाहर डील हुई, या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में कोई ट्रेड हुआ, तो किसान को तुरंत तो पेमेंट देना है, या उसको मैक्सिमम 14 दिन का टाइम भी मिलता है। ये एक ऑप्शन दिया गया है, 14 डेज का टाइम। इन सभी को एपीएमसी हो या बाहर कोई डील हो, एग्रीगेशन यानी माल अगर आपने ले लिया, एक बार परचेज हो गया, उसके बाद किसान को तो आपको तुरंत एक रिसिप्ट बना के देना, ये कंपलसरी कर दिया है सरकार ने। या किसान इज एट रिस्क, थोड़ा सा लूप होल है, लेकिन और भी बहुत सारे बेनिफिट्स भी। एग्जाम्पल, इस कोरोना महामारी के दौरान जब ये कानून पास नहीं हुआ था, तब बहुत से किसानों ने ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का सपोर्ट लिया था। एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग में जो मिडिल मैन का हिंड्रेंस है, वो इन ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से काफ़ी हद तक कम हो गया है। एक किसान का एग्जाम्पल देता हूँ। जब लॉकडाउन हुआ था, तब कर्नाटक में एक बेंगलुरु के पास एक किसान धनंजय, उनके फैमिली फार्मलैंड पे हज़ारों किलोग्राम ग्रेप्स, अंगूर उगे हुए थे। वो काफ़ी घबरा गए, उनको लगा कि ये सब वेस्ट हो जाएगा,
क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से नेशन वाइड लॉकडाउन था। लेकिन फिर उन्होंने भी देश के बहुत से किसानों की तरह आपदा को अवसर में बदला और पहुंच गए ऑनलाइन क्रॉप मार्केट और इन्वॉल्व हो गए अलग अलग ग्रुप्स में जो डायरेक्टली इन कंज्यूमर से डील कर सके। अब उन्होंने क्या किया, उनको एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला जो किसानों को हेल्प कर रहा था अपने फसल को अच्छे दाम पे बेचने के लिए। हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क HFN। धनंजय जी ने उन्हें कांटेक्ट किया, अपने क्रॉप्स की डिटेल उनके साइट पर अपलोड किया। कुछ ही दिनों में उनको कॉल आने शुरू हो गए। उन्होंने लगभग 25 टन ग्रेप्स सेल किया उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और बाकी के नियर बाय डीलर्स को उन्होंने सेल कर दिया। इसकी खास बात ये रही कि उनको इसके बहुत अच्छे पैसे मिले, अच्छे दाम मिले, जो उन्हें पहले लॉकडाउन के पहले नहीं मिलता था। क्योंकि ज़्यादा करके आप देखेंगे तो फार्मर्स के क्रॉप का मिडलमैन के 5-6 लेयर्स में ही अक्सर वो जो उनका अमाउंट है वो बढ़ जाता है और हर लेयर में दाम बढ़ते जाते हैं विदाउट कोई वैल्यू एडिशन हुए, कोई प्रोपोर्शनल वैल्यू एडिशन नहीं होता है। यानी अगर हम किसान कभी कोई फ्रूट खरीदें, वेजिटेबल खरीदें, 100 रुपया किलो हम ले रहे हैं, तो आप ये जानिए कि फार्मर को तो सिर्फ उसमें से 15 रुपया ही मिलता है। ज़्यादा करके तो इन मिडलमैन लेयर्स में ही वो डिवाइड हो जाता है। कई सदियों से ये सिस्टम चेंज नहीं हुआ है। सभी मिडलमैन खराब हैं या गलत होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि किसान का शेयर ज़्यादा होने के, किसान को ज़्यादा प्रॉफिट मिले। यहाँ किसान को एक और फायदा हुआ है, इन ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए जो बायर्स मिलते हैं उनसे फार्मर्स को कई फैसिलिटी भी मिलती है। एग्जाम्पल जैसे कि घर से व्यापारी फसल लेकर जाएगा, वेट करने का खर्चा, लेबर का खर्चा, आने जाने का टाइम बचा, अपनी बाकी की खेती पे भी वो टाइम दे सकते हैं, खुद का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है। ये तो उनके लिए फायदे की बात हुई। APMC मार्केट के बाहर जाइए और देखिए लाइन लगी रहती है, रात भर गाड़ी में फसल पड़ी रहती है। लाइन लगा के APMC के गेट के बाहर टैक्स दो, 10-20 किलो तो सैंपल दिखाने में ही वो लोग निकाल लेते हैं। बहुत घाटा जाता है किसान को। पैसा देने के टाइम पे कमीशन एजेंट्स कहते हैं आज नहीं कल लेना, अगले हफ्ते लेना, कई बार तो महीनों भी हो जाते हैं। कुछ स्टेट्स में तो सिर्फ एक मंडी है और बहुत सारे स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां मंडी है ही नहीं। बहुत से फार्मर्स इन एक्स्ट्रा खर्चों की वजह से APMC नहीं जाते क्योंकि उनके घर से वो बहुत दूर होता है। जिन क्रॉप्स पर सरकार MSP डिक्लेयर करती है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की क्रॉप, इतने में ही या इससे ज़्यादा में ही खरीदना है, उनका APMC जाना ज़रूरी है। बहुत से किसान इसे बाईपास करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट में एंटर कर जाते हैं। उन्हें एडवांस भी मिलता है, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब भी मिलते हैं और बायर क्रॉप की फिजिकल डिलीवरी उनके फार्म से ही ले लेता है और बाद में APMC को नोटिफाई कर देते हैं इस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स और उनका परसेंटेज भी उनको पे कर देते हैं। बहुत से नए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए ई-मार्केटिंग ऐप्स भी आए हैं। कुछ ऐप्स भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो ई-मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए है। जैसे स्मार्ट क्रॉप हुआ, धान मंडी हुआ, एग्रीवज हुआ, एग्री ऐप हुआ, डिजिटल मंडी इंडिया हुआ, ग्राम सेवा किसान हुआ, मंडी ट्रेड, एग्री मार्केट, ऐसे बहुत सारे। इसके अलावा FPC और FPO की हेल्प से बहुत से डील हो रहे हैं। FPC फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली महाराष्ट्र के नांदेड़ में बहुत से किसानों ने हल्दी की खेती की। इन सब साइट से ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से उन्होंने अपने उपज को सेल किया और अच्छे दाम पर। नासिक में एक परिवार ने धनिये की खेती की। उनकी लागत जो लगी वो 1 लाख के अंदर, उनका एफर्ट, उनका टाइम, उनकी ज़मीन और इन ऑनलाइन क्रॉप्स मार्केट के हेल्प से 40 लाख में सेल किया अपने प्रोड्यूस को। अब अगर हम एज ए लेमैन किसान का ना सोचें और सिर्फ अपने बारे में सोचें, एक एग्जाम्पल के लिए, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है हमको या हमको बाय करना है, परचेज करना है और हमें ये ऑप्शन मिले कि किसी माध्यम से आपको मिल जाएगा और जो एक्स्ट्रा खर्चा है, जो जैसे मिडलमैन का, ट्रांसपोर्टेशन का या लेबर कॉस्ट, ये सब नहीं लगेगा, यानी आपका फ़ायदा होगा, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? इससे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं किसान क्या सोचेगा। सरकार ने ई-नाम पोर्टल स्टार्ट किया है। 2017 में इस पर हार्डली 20,000 किसान रजिस्टर्ड थे और आज के डेट में मिनिमम 21 स्टेट के 1,70,00,000 के लगभग फार्मर्स आज इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं। लास्ट ईयर तक इस पर 550 के आसपास APMC मंडियाँ रजिस्टर्ड थी और अब 1000 से ज़्यादा, 87,000 से ज़्यादा कमीशन एजेंट्स रजिस्टर्ड हैं और 1,55,000 से ज़्यादा ट्रेडर्स रजिस्टर्ड हैं। 1,15,000 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार हो चुका है अब तक और 1800 से ज़्यादा जो ऑनलाइन क्रॉप मार्केट मैं बता रहा था आपको, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन FPO, वो रजिस्टर्ड है। यहाँ इजीली कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
किसान किस दिन अपने फसल को बेचने आ सकता है, उसको इस सिस्टम के जरिए, सिस्टम में एसएमएस के जरिए इन्फॉर्म किया जाता है। पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर जगह पे आप अपने फसल को लेके आइए और सेल करिए, यानी जाके लाइन लगाने की जरूरत नहीं। इनाम पोर्टल पे फसल के क्या दाम चल रहे हैं ये भी किसान को एडवांस में पता चल जाता है। रजिस्टर करने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस भी है, www.enam.gov.in। ईजिली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके केवाईसी अपलोड करना है। पूरा प्रोसेस इजी बनाया गवर्नमेंट ने, एक बार थोड़ा सीखना पड़ता है और ये सारी सुविधाएं सरकार प्रोवाइड कर रही है। कोई ज़्यादा जानना चाहे तो रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। देखिए, हर एक किसान को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन धीरे धीरे किसानों को एक डिजिटल मंडी मिली है, गवर्नमेंट से अवसर मिला है, तो किसान अपनी इनकम बढ़ाने में पीछे नहीं हटा है। धीरे धीरे सब लोग इसको सीख भी रहे हैं। बहुत से किसान, जैसे मैंने कहा, उनको मालूम नहीं है, धीरे धीरे पता चल रहा है। जैसे कभी खेती करने नहीं आती थी, खेती भी सब लोगों ने सीखा है, वैसे ये भी सीख जाएंगे। गवर्नमेंट इसकी ट्रेनिंग भी दे रही है और 100% भारत का जो किसान है, देश के जो किसान है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेल करना भी सीख जाएंगे। विरोध क्या है इस बिल पर? अब जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं प्रोटेस्ट के जरिए या पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज के हिसाब से, उनका कहना क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर कानून पर प्रोटेस्टर्स का पॉइंट क्या है। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि मंडी में जो लोग फसल खरीदते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अनिवार्य है, उन्हें सेपरेट टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन बाहर यही कोई क्रॉप्स खरीदता है या बेचता है तो उसके ऊपर मंडी की तरह कोई टैक्स नहीं है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि अगर किसान अपनी फसल मंडी के बाहर सेल करने लगे तो उन्हें ज़्यादा दाम मिलने लगेगा और इससे मंडियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि सभी किसान अपने प्रोड्यूस को फिर बाहर ही सौदा करने लगेंगे, मंडी में कोई आएगा ही नहीं। प्रोटेस्टर्स यहाँ एमएसपी का भी मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार आज जो फसल एमएसपी पर प्रोक्योर कर रही है वो करना बंद कर देगी, क्योंकि लोग अपने प्रोड्यूस बाहर ही सेल करने लगेंगे। जो लोग ये पॉइंट रख रहे हैं उनको सुनने के बाद बहुत लोगों के मन में ये बात आएगी कि यहाँ अगर किसान का ही फायदा हो रहा है तो ये आपत्ति किसे हो सकती है। मंडी बंद हो जाएगा ये डर तो कमीशन एजेंसी यानी आढ़तिये को ही हो सकती है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्शन करने वालों का कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। उनका कहना है सरकार कुछ पर्टिकुलर प्रोड्यूस का रेट फिक्स करती है, जिसे कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी मंडी में कोई भी इस अमाउंट से कम में फसल खरीद नहीं सकता है। और सरकार भी जो फसल किसान से मंडी से प्रोक्योर करती है वो भी इस एमएसपी पर ही होता है। एज ऑफ नाउ जो एमएसपी रेट है इसका कोई रिटर्न में कोई कानून नहीं बना है। गवर्नमेंट वर्बली जो एमएसपी कोट करती है वही मान्य होता है। प्रोटेस्टर्स का कहना है जब तक मंडी का कंट्रोल है तब तक गवर्नमेंट पे प्रेशर है कि वो एमएसपी पर किसानों का प्रोड्यूस प्रोक्योर करे। लेकिन जब सब लोग अपने प्रोड्यूस को बाहर सेल करने लगेंगे तो सरकार प्रोड्यूस को खरीदना बंद कर देगी या एमएसपी पर नहीं खरीदेगी, या कहे कि हम कम दाम देंगे, अगर आपको बाहर ज़्यादा मिले तो आप वहाँ पर सेल कर दीजिए। लोग बाहर सेल करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगा। यानी गवर्नमेंट जो अपने एफसीआई में स्टोर करती है उससे बच रही है। और फिर लॉन्ग टर्म में जो ओपन मार्केट के बायर्स होंगे वो बड़ी कंपनियां होंगी, बड़े बड़े रिटेलर्स होंगे, वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे, कोई एमएसपी होगा नहीं। और फिर बड़े रिटेलर्स और कंपनीज कम रेट कोट करना शुरू कर देंगे एंड मार्केट विल बी अनस्टेबल एंड फार्मर्स विल बी एट लॉस, किसान का नुकसान होगा। उनका कहना है अगर ऐसा हुआ तो इन फ्यूचर कोरोना जैसी कोई आपदा विपदा देश में आई तो सरकार आज जो राशन अपने एफसीआई गोडाउन से फ्री में बांट रही है वो सरकार को बाहर से खरीदना पड़ेगा और देश के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट होगा। प्रोटेस्टर्स का सबसे बड़ा फियर है कि एक बार देश में प्राइवेट मंडी की स्थापना हो गई तो एमएसपी नहीं मिलेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ प्रोटेस्टर्स की सारी बातें एजम्पशन है, अनुमान है कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर दूसरे पहलू को देखें तो कई राज्यों में कानून आने के पहले से ही फार्मर से डायरेक्टली खरीद चालू है। लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बहुत सी मंडियां ओपन नहीं हो रही थी, इसलिए बड़े होलसेलर्स लाइक मेट्रो कैश एंड कैरी एंड वॉलमार्ट ने डायरेक्टली फार्मर से प्रोड्यूस बाय करना शुरू कर दिया। कर्नाटक, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ने तो इन्हें पहले से एपीएमसी एक्ट के तहत फार्मर से डायरेक्टली बाय करने की परमिशन दे रखी है। बहुत से स्टेट्स में परमिटेड नहीं, जैसे आंध्र प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, एमपी, हरियाणा। वहाँ इन बड़े होलसेलर्स एंड रिटेलर्स को मंडी से ही लेना पड़ता है। पास्ट में भी उत्तर प्रदेश के फार्मर जैसे सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, ये सब लोग पैडी वगैरह सेल करते आए हैं हरियाणा के अलग अलग मंडीज में, जैसे कि यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनपत में। करंट भारत सरकार बार बार सभी को ये समझाने में लगी है कि मंडी बंद नहीं होगी,
लेकिन गवर्नमेंट के इस नए कानून में मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रावधान नहीं है। पूरे इंडिया में किसान मंडियों के सुधार के लिए टैक्स भरते हैं, लेकिन सिर्फ पंजाब की मंडियाँ ऐसी हैं जहां हमेशा से उन टैक्स के पैसे को रूरल रोड्स बनाने के लिए, मेडिकल एंड वेटरनरी डिस्पेंसरीज रन करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर की अच्छी सप्लाई के लिए, इंप्रूव सैनिटाइजेशन, एक्सपांड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और कैलामिटीज़ के दौरान फार्मर्स को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। सभी लोग जानते हैं कि फसल के लार्ज पोर्शन मंडी के बाहर ही सेल किए जाते हैं। ऑफिशियल डेटा भी शो करता है कि हार्वेस्ट किए गए पैडी का 29% और वीट का 44% ही मंडी में बिकता है और अराउंड 49% एंड 36% लोकल प्राइवेट ट्रेडर्स को या इनपुट डीलर्स को बेच दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, de facto लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियन हार्वेस्ट इज नॉट डायरेक्टली सोल्ड इन द मंडीज। हम सबको ये भी जानने की जरूरत है कि देश में मंडियों की बहुत कमी है। The National Commission of Agriculture (NCA) had recommended that every Indian farmer should be able to reach mandi in 1 hour by cart। यानी एनसीए के रिकमेंडेशन के हिसाब से देश का हर किसान बैलगाड़ी से 1 घंटे में मंडी पहुंच जाए, इतने मंडी की जरूरत है हमारे देश को। उनके हिसाब से अगर कम मंडी हो तो भी हर 80 स्क्वायर किलोमीटर पे कम से कम 1 मंडी की जरूरत है, या यूं कहें कि 1 मंडी कम से कम 80 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को सर्व करे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पूरे देश में लगभग 7,000 के आसपास ही मंडियां हैं, तो जो एवरेज एरिया सर्व है दैट इज अराउंड 460 स्क्वायर किलोमीटर। यानी भारत को कम नहीं, बहुत ज़्यादा मंडियों की ज़रूरत है। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि मेजर किसान छोटा किसान है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के नाते मंडी तक नहीं जाता और लोअर कॉस्ट में ही, लोअर प्राइस में किसी विलेज ट्रेडर को अपनी फसल बेच देता है। और इस नए कानून के बाद भी वो यही करने वाला है वो किसान। प्रोटेस्टर्स के सोचने के हिसाब से अगर मंडी कमज़ोर हुई और प्राइवेट मार्केट ने उन्हें रिप्लेस नहीं किया तो ये मार्केट बहुत सारे बेशर्म और अनरेगुलेटेड ट्रेडर से भर जाएगा। करंट स्टेज में राज्य सरकारों को एपीएमसी मार्केट को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने की ज़रूरत है, बेटर मार्केट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और इसके लिए जो मंडी टैक्स लिए जाते हैं उन्हें प्रॉपरली यूज़ करने की ज़रूरत है। इस नए कानून की वजह से किसान जो अपनी फसल एपीएमसी के बाहर सेल करेगा, अब उसका टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। ये एक नुकसान है स्टेट गवर्नमेंट का। एज ऑफ नाउ जो लास्ट मीटिंग हुई थी किसान नेता और एग्रीकल्चर मिनिस्टर की, उसमें गवर्नमेंट ने कहा अगर आपत्ति है तो हम बाहर ट्रेड करने वालों पे भी टैक्स लगा देंगे, लेकिन इसमें नुकसान तो किसान का होगा क्योंकि फाइनली पे तो वो किसान ही करेगा। लेकिन हम सबको ये समझना होगा कि देश में इस एपीएमसी एक्ट का पूरी तरह से कोई पालन हो नहीं रहा था, सरकार का भी कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं था और ना ही कोई गवर्नमेंट किसान के ट्रेडिंग में बाधा बनना चाहती थी। एपीएमसी को रिफॉर्म्स को ईज करना होगा ताकि न्यू प्लेयर्स की एंट्री हो सके, ट्रेडर्स कल्यूशन कम हो और नेशनल ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सबको लिंक किया जा सके। फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस नहीं मिलती, इसलिए वो परेशानी में रहता है और हम हमेशा सुनते हैं किसी ना किसी किसान का सुसाइड का मैटर, कोई ना कोई किसान आत्महत्या कर लेता है। क्या हमने कभी सुना है कि कोई ट्रेडर या किसी कमीशन एजेंट ने सुसाइड कर लिया है? ये ट्रेडर और कमीशन एजेंट से रेट डिसाइड करते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन भी इनके ऊपर डिपेंड करता है। आप सबको पता होगा कई बार सिचुएशन के हिसाब से बहुत बार हमने देखा है किसान 2 रुपया 3 रुपया किलो अपना अनियन बेच देता है, जिसको बाद में फाइनल कंज्यूमर 40 रुपये किलो में खरीदता है। यानी किसान के पास वो पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन हमारे आपके जेब से जाता है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जा रहा है। किसान नेता, किसान संघ, किसान मोर्चा और बहुत से लोग कहते हैं किसान को उसके फसल की सही कीमत नहीं मिलती है, उसके लिए ही तो सरकार ने ये कानून लाया है। एक मेरा देखा हुआ रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनिए, जो अक्सर इन मंडियों में किसान के साथ में होता है। बहुत बार किसान फसल के कुछ सैंपल लेके इन मंडियों में इन ट्रेडर्स को दिखाने के लिए पहुंच जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आलू का, पोटैटो। ये ट्रेडर उस आलू का 8 रुपया किलो के रेट से लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन या 1-2 दिन में किसान पूरा माल भर के अपने ट्रैक्टर या टेम्पो में लोड करके मंडी में पहुंच जाता है उस ट्रेडर को बेचने, जिससे वो 8 रुपया किलो के हिसाब से डन करके गया था, सैंपल दिखाकर। अब जिस दिन किसान लोड करके वहां पहुंचता है, उस दिन ये ट्रेडर कहता है अरे भाई ये तो वो माल है ही नहीं जो मैंने सैंपल में देखा हुआ था, इसके तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 रुपया किलो दूंगा। अब किसान लाचार हो जाता है, उसके पास जो ऑप्शन बचता है वो ये कि वो उस ट्रेडर के साथ में आर्ग्यूमेंट करे, झगड़ा करे, जो कि बेनतीजा निकलेगी और दूसरे ट्रेडर भी उस किसान को सपोर्ट नहीं करने वाले। या वो दूसरे ट्रेडर के पास जाए और वो भी यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा होगा तो 4 रुपया किलो के हिसाब से मैं इसको ले लूँगा। या पूरा लोडेड माल वापस घर ले जाए और
नुकसान बर्दाश्त करे, लेबर का कॉस्ट जो खर्चा आया, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया, या उसी ट्रेडर से कुछ रिक्वेस्ट करे, मिन्नतें करे और 1-1.5 रुपया किलो बढ़ा के उस आलू को, उस पोटैटो को सेल कर देवे। ज़्यादा करके किसान को कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता, इस कारण से वो कम कीमत पर ही उस फसल को बेचकर वहाँ से निकल जाता है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। बहुत से मंडियों से ऐसी न्यूज़ आती है। एग्जाम्पल, रिसेंटली राजस्थान में ऐसे बहुत से केस हुए जहां किसान अपना ट्रैक्टर टेम्पो लेके वहीं मंडी में ही रुक गया कि भाई सही दाम दो तो बेचूं, नहीं तो ये फसल यहीं सड़ जाएगी, और फाइनली वो वहीं सड़ जाती है। फिर गुस्से में वो किसान पूरी तरह से निराश होके उस फसल को वहीं फेंक कर घर लौट जाता है। रिसेंटली यूपी में और महाराष्ट्र में किसानों को एपीएमसी में फ्लावर का और कैबेज का 1 रुपया पर पीस दिया जा रहा था, तो उन्होंने गुस्से में और निराशा में हजारों हजार पत्ता गोभी और फूल गोभी को वहीं सड़क पर फेंक दिया विरोध में। देखिए, रूल ये बना था कि किसान अपना उत्पाद मंडी में सेल करेगा, लेकिन बहुत से किसान अपना प्रोड्यूस बाहर सेल करते हैं। नियम के हिसाब से ये इलीगल था। गवर्नमेंट इस पर कुछ कर नहीं पाती, ना ही गवर्नमेंट इस पर कुछ करना चाहती थी, इसलिए अब ये लीगल कर दिया गया है। अब होता क्या है कि बाहर भी बहुत से लोग गैंग बना के बैठे हुए हैं। वो लोग वो किसान को मंडी जाने नहीं देते और उनसे औने पौने दाम पे ये फसल को खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं। मंडी में सेल करने पे टैक्स लगता है। अब ये जो 40 to 50% बाहर बिक जाता है वो इस टैक्स के दायरे में आता नहीं है। अब यहाँ जो हम देखते हैं कि जो ट्रेडर्स 2.5%, 3.5% जो ये इनको बचता है कमीशन एजेंट्स को, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऑनलाइन पोर्टल्स होने के बावजूद भी 20% हिसाब किताब ही गवर्नमेंट को पता चलता है, क्योंकि सारा का सारा काम डिजिटल ट्रांजैक्शन के हिसाब से होता नहीं है। मंडी के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और वहाँ पे करप्शन को रोक पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट कभी क्लेम नहीं कर सकती कि उनका पूरा कंट्रोल है। ये कमीशन एजेंट्स अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ऐसे कई सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं जहाँ 60% फार्मर्स जो मंडी में सेल करते हैं वो खुश नहीं है। कारण है कमीशन एजेंट्स के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत लो प्राइस कोट किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है ट्रेडिंग जो प्रोसेस है उस पर, व्यापारियों में मिलीभगत है, कीमत में गुटबाजी है, देर से पेमेंट देना, 3 से 50 दिन तक का डिले होता है इन फार्मर्स को पेमेंट मिलने में। नियम था पहले 1 दिन में मिलना। किसान का हमेशा से कहना था कि उनके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं, और ये जो ट्रेडर्स है, कमीशन एजेंट्स हैं, उनको काफ़ी पॉलिटिकल बैकिंग भी होती है। इसीलिए सरकार के इस नए एक्ट में इन 2 इश्यूज पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि किसान को मंडी के बाहर सेल करने की अनुमति दी जाएगी। ये एक अटेम्प्ट है कि मंडी पे डिपेंडेंसी को कम किया जाए और इससे किसानों की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने की उम्मीद है, ऐसा सोचा जा रहा है। दूसरा, इस एक्ट की वजह से सरकार प्राइस इंफॉर्मेशन सिस्टम और मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप कर रही है फार्मर्स के प्रोड्यूस के लिए, जिससे उन्हें दाम का अपडेट मिलता रहे, उनको टाइमली उनका अपडेट मिले। सरकार ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, अलग अलग जरिए से प्राइस इंफॉर्मेशन किसानों के पास पहुंचा सके। टेक्स्ट मैसेज के जरिए पहुंचा रही है, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, पोर्टल्स के जरिए और मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के जरिए। सरकार के इस कदम से किसान को अपने फसल को बेचने के समय यह पता होगा कि क्या प्राइस चल रहा है, जो पहले उन्हें कमीशन एजेंट से, मंडी ऑफिशियल से, फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से पता चलता था कि क्या रेट चल रहा है। पहले किसानों को जब कमीशन एजेंट्स पेमेंट देते थे तो उन्हें 5 से 20% के बीच में कुछ भी डिडक्शन करके देते थे। किसान को पता नहीं होता था क्या काट रहे हैं। मार्केट फीस कलेक्शन के नाम पे उनका पैसा डिडक्ट कर देते थे और किसान को कुछ भी समझ में नहीं आता था। और अब इस नए एक्ट के हिसाब से ये सब कलेक्ट करने पे पाबंदी लग गई है, रोक लग गई है कंप्लीटली। जो किसान मंडी में सेल करते हैं उनमें से लगभग 40% किसान ऐसे भी हैं जो इस मंडी सिस्टम से सेटिस्फाइड है, क्योंकि पिछले कई सालों से उनका कमीशन एजेंट्स और ट्रेडर्स के साथ में विश्वास का एक रिलेशन, एक रिश्ता बना हुआ है। उन्हें प्राइस पे भरोसा है, उन्हें गवर्नमेंट के कंट्रोल पे भरोसा है, या ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ फार्मर्स प्रीफर करते हैं कि वो मंडी सिस्टम के साथ ही रहेंगे। नए सिस्टम में उन्हें लगता है कि वे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, वहाँ उन्हें एक्सप्लॉयटेशन का खतरा लगता है और प्राइस भी सही ना मिले, ये भी उनका डर है। उन्होंने ये डिमांड ज़रूर की है कि मंडी जिस तरह से ऑपरेट हो रही है उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, और जो प्राइस भी ऑफर हो रहा है उसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ किसान की जो चॉइस है, वो जो चॉइस है वो डिवाइडेड है। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया कि जो मंडी में सेल करना चाहे वो मंडी में सेल करे, और जिसे मंडी के बाहर सेल करने की इच्छा है वो बाहर सेल करे। दोनों ऑप्शंस, यानी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया है किसानों को, क्योंकि जो करंट सिस्टम से डिससेटिस्फाइड है उन्हें मंडी के बाहर सेल करने का चॉइस तो
मिलना ही चाहिए। किसान इसलिए भी अपने फसल को सस्ते में बेच देता है क्योंकि वो कर्ज में दबा रहता है। कमीशन एजेंट से इसलिए भी बार्गेन नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। इम्प्रॉपर मार्केट रेगुलेशन होने की वजह से किसान को क्रॉप की सही कीमत नहीं मिलती। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बोल के किसान मंडी के बाहर सेल करेगा तो उन्हें ज़्यादा प्राइस मिलेंगे, तो उन्हें ये भी समझना होगा कि अब कंपटीशन का ज़माना है। आप भी कंपटीशन के लिए तैयार हो जाइए। किसान को उनकी फसल का अगर आप सही दाम देंगे तो वो कहीं नहीं जाएंगे मंडी को छोड़ के। आखिर सब लोग किसान का ही तो भला चाहते हैं। दूसरा कानून है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। यह एक्ट फार्मर्स को सुविधा देता है कि वो खेती करने के पहले यानी बीज बोने के पहले अपनी फसल की कीमत तय कर सकते हैं। मतलब पहले से ही फसल बेचने का प्रावधान इसके अंदर है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान अपनी ही जमीन पर बिना कोई पैसा खर्च किए खेती करता है। कोई कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल किसान से आके एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, जहां वो कॉन्ट्रैक्टर किसान से कहता है कि ज़मीन आपकी, मेहनत आपकी, आप हमारे लिए खेती करो, जो हम कहेंगे वो फसल की खेती आपको करनी है। कॉन्ट्रैक्टर खाद से लेकर बीज, सिंचाई और मजदूरी का सारा खर्चा उठाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि खेती करने के पहले ही फसल का रेट यानी उसका पैसा, उसका कीमत तय हो जाता है। यानी क्रॉप्स तैयार हो जाने के बाद किसान को बेचने जाने का स्ट्रेस नहीं है, उसका बायर ऑलरेडी रेडी है। एज पर गवर्नमेंट इसमें किसान को जोखिम कम होगा। दूसरा खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं होगा। सरकार का तर्क है कि इस कानून की वजह से किसानों का शोषण होने का डर नहीं रहेगा और उन्हें देश के बड़े रिटेलर्स और एक्सपोर्टर्स से जुड़ने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि इस एक्ट से किसानों के उपज दुनिया भर में पहुंचेगी और एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और किसान की इनकम में भी बहुत बड़ा सुधार होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइस पहले से डिसाइड होती है। कल अगर प्राइस कम भी हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को, फार्मर को डिसाइड किया हुआ ही प्राइस देना होगा। एग्जाम्पल अगर हम एक टमाटो का ले लें कि टमाटर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बीज बोने के पहले ये तय हुआ कि 10 रुपये किलो के हिसाब से लेंगे और जब फसल तैयार हो गई उस समय मार्केट में 7 रुपये का बल्क में टमाटर का रेट चल रहा हो तो भी कॉन्ट्रैक्टर को किसान को 10 रुपये वाला ही रेट देना होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई होगी। यहाँ किसान को एक और फैसिलिटी है। अगर फसल तैयार होने के बाद मार्केट रेट बढ़ जाए, जैसे एग्जाम्पल हम टमाटर का ही लेते हैं, टमाटर 13 रुपया किलो होलसेल में हो गया है तो किसान कॉन्ट्रैक्टर से 13 रुपये की डिमांड कर सकता है। इस पर किसान पर कोई कार्रवाई नहीं होगी एज पर न्यू लॉ। कॉन्ट्रैक्टर उसे 13 रुपये के रेट से खरीदे या किसान कहीं और भी सेल कर सकता है। यानी किसान के पक्ष में, उसके हित में ये एक्ट बनाया गया है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इस बिल से पहले भी होते थे लेकिन मंडी में रजिस्टर्ड होते थे तो कुछ अमाउंट मंडी को भी चला जाता था। लेकिन अब जब कंपनी डायरेक्टली फार्मर्स के साथ डील करेंगे तो मिडिल मैन का तो नुकसान होगा क्योंकि वो इसमें से कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर एडवांस में भी पैसे ले सकते हैं। मेजर टाइम लोन लेने का प्रेशर उनके ऊपर नहीं रहता है। बहुत छोटे फार्मर के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये थोड़ा डाउटफुल है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि कंपनीज को बल्क में प्रोड्यूस की ज़रूरत होती है। जो स्मॉल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स, उनके रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाते। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की खासियत है कि अक्सर कंपनियां बहुत से स्मॉल फार्मर्स को मिला के उस पूरे एरिया के सभी फार्मर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि उत्पादन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मेजर टाइम कंपनीज एग्रीकल्चर फार्मिंग की जो नई सुविधाएं हैं वो भी फार्मर्स को मुहैया कराती हैं, प्रोवाइड करवाती हैं, नई तकनीक भी बताते हैं। बहुत से कॉरपोरेट जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं वो बहुत सारी टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं इन फार्मर्स को, किसानों को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किसानों को अक्सर मिलता है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत से कृषि विशेषज्ञ, मैं पर्सनली बहुत से ऐसे स्पेशलिस्ट से मिल चुका हूँ जिनकी हेल्प से किसानों की खेती में बहुत वृद्धि हुई है। अच्छे फसल प्रोड्यूस कर पाए, अच्छी फसल होने के नाते अच्छे प्राइस मिले। और ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आप ऑनलाइन गूगल पे भी करेंगे तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो फार्मर्स का डर है वो ये कि लीगल एस्पेक्ट्स में वो कमज़ोर हैं। लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो कितना सही है
ये वो कैसे समझ पाएंगे, ऐसा उनको एक फियर है। कंपनी के पास तो लीगल टीम होती है, लेकिन फार्मर्स को अगर समझना है तो कोई लीगल स्पेशलिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर करना होगा, जो उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है। पर अगर बड़ा पैसा कमाना है और सेफ भी रहना है तो ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। भारत में ऑलरेडी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो पिछले 10 साल से यही काम कर रही हैं, ऑलरेडी चालू है। फार्मर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में उस कॉन्ट्रैक्ट को देखना, ये उनका इस कंपनीज का काम है। सरकार ने इसके लिए क्या प्रोविजन रखा है ये बताने के पहले एक और बात ध्यान देने वाली है। जो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं, एग्जाम्पल जिन्हें आटा बेचने के लिए वीट की ज़रूरत है, गेहूं की ज़रूरत है, फूड आइटम सेल करने के लिए उन्हें आलू, टमाटर, अनियन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो ध्यान रहे कि उन्हें ये प्रोड्यूस की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमेशा चाहेंगे कि पूरी डील एकदम फेयर हो, सही हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि ये लाइफ लॉन्ग चलता रहे, कोई डिस्प्यूट ना आए। उनकी भी क्रेडिबिलिटी की का उनका सवाल है। और हर बार नए कॉन्ट्रैक्ट सर्च करना इस सबसे टफ, बहुत तकलीफ वाला काम है। यहाँ जो विरोध है वो ये है कि किसान से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान बड़े कॉरपोरेट्स किसान की ज़मीन हड़प लेंगे, उनकी ज़मीन लिखा लेंगे। दूसरा, अगर किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ तो उसके सिस्टम पे भी विरोध है। सरकार ने एक डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम बनाया तो है, लेकिन वो कितना फ़ायदेमंद है ये उन लोगों को अच्छे से पता होगा जो डीएम एसडीएम के यहाँ कई चक्कर लगा चुके होंगे। इस न्यू लॉ के हिसाब से अगर किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद हो गया तो किसान के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। उनके एरिया के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एसडीएम एक कॉन्सलेशन बोर्ड अपॉइंट करेंगे जो इस विवाद को ख़त्म करने के लिए होगा। और एक कॉन्सलेशन बोर्ड जो भी सेटलमेंट बताएगी वो दोनों पार्टीज पर लागू होगा। इस बोर्ड में एक चेयरपर्सन होगा और 2 या 4 लोग और होंगे जो एसडीएम अपॉइंट करेंगे। एक किसान और एक कॉन्ट्रैक्टर भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो 2-4 लोग कौन होवे। अगर ये विवाद, ये डिस्प्यूट इस बोर्ड के सामने आने के बाद विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर सेटल नहीं हुआ ये मैटर, फिर फाइनली ये एसडीएम सुनेंगे सेटलमेंट के लिए एज अ सब डिविजनल अथॉरिटी। अब सब डिविजनल अथॉरिटी के पास 3 किस्म का ऑर्डर पास करने का पावर होता है। किसान या ट्रेडर जिसको भी रिकवरी करना होगा वो ऑर्डर देना, या सब सेक्शन में निर्धारित पेनल्टी इंपोज करेंगे जिस पर भी करना होगा, या कुछ पर्टिकुलर समय के लिए सस्पेंड कर देंगे, या उनका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म पे जो उनको राइट्स है वो कैंसिल कर देंगे। ये उनके पास ये अथॉरिटी है। अगर एसडीएम के ऑर्डर को चैलेंज करना है तो उनके ऑर्डर को भी 60 दिन के अंदर फार्मर या कॉन्ट्रैक्टर चैलेंज कर सकता है। इस आदेश को चैलेंज कर सकता है एक गवर्नमेंट जिला अधिकारी के पास, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्टर्स का कहना है देश में 85%, 85% किसान बहुत छोटा किसान है। विवाद होने पर उनकी पूरी जमीन, पूरी पूंजी वकील और ऑफिस के चक्कर काटने में ही उनकी चली जाएगी। इस नए कानून के तहत किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा। इस एक्ट के जरिए सरकार वेस्टर्न एग्रीकल्चरल मॉडल यहाँ के किसानों पर थोपना चाहती है, जो कि वहाँ का और यहाँ का लैंड पॉपुलेशन रेशियो अलग अलग है। यहाँ खेती किसान जीवन व्यापन के लिए करता है और वहाँ बिजनेस के लिए करता है। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का शोषण होगा। बहुत से प्रोटेस्टर्स ये भी एग्जाम्पल देते कि पिछले साल गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने किसान पर कई करोड़ों का मुकदमा डाल दिया था, जिसे बाद में किसान संगठनों के विरोध के चलते कंपनी ने रिटर्न ले लिया, वापस ले लिया था। वे आगे ये भी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फसलों की बुआई से पहले कंपनियां किसानों का माल एक निश्चित मूल्य पे खरीदने के लिए वादा तो करती है, प्रॉमिस करती है, लेकिन बाद में जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो कंपनियां किसानों को कहती है कि थोड़ा समय इंतजार करो, और बाद में किसान के उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। विरोध की एक और बड़ी वजह है कि किसान को सिविल कोर्ट जाने के अधिकार से वंचित रखा गया है इस पर्टिकुलर कानून में। देखिए, सबको ये समझना होगा कि गवर्नमेंट ने किसानों के लिए ऑप्शंस ओपन किया है। कोई बंदिश नहीं डाली है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करना है। जिसे कंफर्टेबल लगेगा वो करेगा और जिसे नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। अब इस पर भी प्रोटेस्ट करने वालों के लीडर्स का कुछ कहना है। उनका कहना है किसान बहुत भोला वाला है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लालच में आ जाएगा और फंस जाएगा। तो उनको ये जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई है जो जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके हिसाब से अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, मतलब उनका कहना है कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कॉन्ट्रैक्टर कैन गेन ओनरशिप राइट्स ओवर द फार्म लैंड, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किसी भी हालत में
किसान की जमीन पे ओनरशिप राइट्स क्लेम नहीं कर सकता है। गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा हुआ है, अगर फार्मर प्रोड्यूस या प्रोडक्शन साइट या कोई असेट या कोई भी इनपुट जो फार्मर को मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्टर से, वो खेती के दौरान अगर वो कुछ डैमेज हो गया, नष्ट हो गया, तो उसका जिम्मा कॉन्ट्रैक्टर का है, किसान का नहीं। किसान को भी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो भी इनपुट्स प्रोवाइड किया गया है वो उसे उसी प्रोड्यूस को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करे जिसका उनके बीच में डील हुआ है, किसी और चीज़ को उगाने के लिए वो यूज़ ना करे। ये कुछ गाइडलाइंस है जो मिनिस्ट्री ने बनाया है इस एक्ट के लिए। सरकार ने यह भी कहा है कि फार्मिंग एग्रीमेंट जो है वो मिनिमम 1 क्रॉपिंग सीजन का होगा या मैक्सिमम 5 साल तक का होगा। अगर फसल का उत्पादन ही 5 साल के ऊपर का है तो 5 साल के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है। इस एग्रीमेंट में कुछ बातें होना मैंडेटरी है, जैसे कि नेचर ऑफ फार्मिंग, लैंड एरिया का साइज, किसान के जमीन का सर्वे नंबर, स्पॉन्सर का बिजनेस एड्रेस, गांव का नाम, किसान का एड्रेस। जो भी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एंटर करता है उसका लैंड टाइटल क्लियर होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट या ऑनगोइंग केस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। सरकार ने क्लॉज भी बनाया है, अगर स्पॉन्सर ने प्रोड्यूस रिजेक्ट किया तो उसे फार्मर को इसका कारण, इसका रीजन बताना होगा और फार्मर को मौका देना पड़ेगा इंस्पेक्ट करने का, चाहे वो खुद करे या थर्ड पार्टी से कराए कि ये फसल क्या क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। थर्ड पार्टी में जो हो सकते हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र हो सकता है, सर्टिफाइड एजेंसी हो सकती है, या क्वालिफाइड एग्रीकल्चरल कोई पर्सन हो सकता है, या कोई असेयर हो सकता है। गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोड्यूस की डिलीवरी स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में नहीं लिया तो फार्मर अपने प्रोड्यूस को किसी और को भी बेच सकता है, सेल कर सकता है, और वो इस कॉन्ट्रैक्टर से डिफरेंस का पैसा भी क्लेम कर सकता है इन केस उसने थर्ड पार्टी जिसको बेचा है उससे एग्रीमेंट से कम पैसे मिले हैं तो। और सब डिविजनल अथॉरिटी 150% तक का पेनल्टी भी इंपोज कर सकती है स्पॉन्सर के ऊपर। स्पॉन्सर यानी कॉन्ट्रैक्टर किसान की जमीन पर कोई परमानेंट चेंज नहीं कर सकता, लेकिन टेम्पररी चेंज कर सकता है अगर किसान की मंजूरी हो तो, और इस शर्त पे कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट खत्म होने पर कॉन्ट्रैक्टर उस जमीन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में फिर से बनाकर देगा। और भी कई पॉइंट सरकार ने किसान के हित में इस एक्ट में रखे हैं। अब ये जो मुद्दा था कि किसान डिस्प्यूट होने पर सिविल कोर्ट नहीं जा सकता, इसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने प्रोटेस्ट करने वाले लीडर्स से मीटिंग करने के बाद ये तय किया कि किसान को सिविल कोर्ट जाने की परमिशन देंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि सालों साल मैटर सॉल्व नहीं होता है एसडीएम के या डीएम के पास। कई बार तो किसान को तारीख पे तारीख मिलती है और एसडीएम आते ही नहीं अपने बिजी शेड्यूल होने के नाते। एक एक दिन में 300 केस देखने होते हैं उनको, पॉसिबल नहीं हो पाता ये सब इतना सारे केस देखना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में मैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान के लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। भारत में नौसारी गुजरात में एक कंपनी है देसाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कंपनी के कर्ता धर्ता मिस्टर अजीत देसाई को बनाना किंग और मैंगो किंग कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी पालन पार्टनर्स एजी के साथ देसाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ने ज्वाइंट वेंचर किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया एजी के नाम से। अब ये देसाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भारत में करती क्या है? गुजरात के बहुत से किसान जो खेती करते थे लेकिन अक्सर उनके क्रॉप्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होते या खराब हो जाते थे या साल में एक ही बार अच्छे फसल होते थे, भाई अजीत देसाई ने कुछ किसानों के साथ 2001 में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया बनाना केला ग्रो करने का। तकनीक इनकी, पूरा गाइडेंस इनका, किसानों को सिर्फ इनकी बातों को फॉलो करना है। अब जो किसान पेड़ से 17 किलो बनाना भी प्रॉपरली नहीं ले पा रहे थे, वो अच्छी क्वालिटी के 35 किलो बनाना लेने लग गए। अजीत भाई बायर के रूप में तो ऑलरेडी रेडी थे। ये उन प्रोड्यूस को प्रीमियम क्वालिटी का बना के गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने लगे। धीरे धीरे कई हजार फार्मर्स इनके साथ जुड़ गए और आज ये भारत के सबसे बड़े फ्रूट एक्सपोर्टर हैं। किसानों का कहना है देसाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के साथ तो कोई पेपर साइन करने की भी जरूरत नहीं है, अजीत भाई का नाम, उनकी इमेज ही काफ़ी है। लाइव एग्जाम्पल है नौसारी के भग्गू भाई पटेल, जो साल में एक क्रॉप नहीं ग्रो कर पा रहे थे बनाना का और उनकी ज़मीन भी खराब हो रही थी उपज के लिए। देसाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और 2 साल में उनकी इनकम कई गुना बढ़ गई और अब उनके बच्चे भी क्लरिकल जॉब छोड़ के उनके साथ फार्मिंग के बिजनेस में लग गए हैं। कई बार किसान पुअर फार्मिंग टेक्निक्स की वजह से या पेस्ट अटैक्स की वजह से या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की वजह से अच्छी क्वालिटी या क्वांटिटी क्रॉप नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। किसानों को यह भी नहीं पता होता है कि कितनी अच्छी तरह से इन प्रोड्यूस को पैक किया जा सकता है और इसे बेचा जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू ये सब पॉसिबल है। तीसरे कानून के बारे में, एमएसपी से जुड़े पूरे मसले के बारे में
या इसके अलावा FCI गोडाउन के बारे में, सरकार द्वारा जो खरीदी होती है उसके बारे में, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो सबको जानना बहुत ज़रूरी है, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे और इस पूरे मसले को कंक्लूड भी करेंगे। टिल देन, जय भारत।